Hello students, good afternoon. Myself Dhananjay Kumar Upadhyay, and today we will discuss about lesson 1, the Indian Constitution. Lesson 1. The name of lesson 1 is the Indian Constitution. On previous video we all discussed about what is constitution, what is democracy, what is the features of Indian Constitution. So today's video we have to discuss about fundamental rights. Fundamental rights means मौलिक अधिकार. On previous video we have discussed about federalism and the parliamentary system of India. But today's video is related for the fundamental rights. Fundamental rights given by the Indian Constitution to all the Indians. This topic is very important to all of you in your future life. This topic is related in your syllabus, but this topic include your future's life. When you seated on any entrance exam, there are many types of questions arise from here. So today we will discuss the fundamental right briefly. हम लोग आज विस्तृत रूप से फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट, है ना. फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है ना. हम जानते हैं कि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ अधिकार होता है, बट फंडामेंटल राइट क्या होता है. फंडामेंटल राइट इज ए राइट given by Indian Constitution to all the citizens of India, and the Constitution of India take guarantee of it. भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को एक अधिकार दिया है जिसकी सुरक्षा भारतीय संविधान खुद करता है. वैसे अधिकारों को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं, है ना. फंडामेंटल राइट मीन्स क्या, मूलभूत अधिकार. ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा हो गया तो उसको अधिकार दे दिया गया, नहीं. हमारे भारत में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही ये मौलिक अधिकार उसे क्या है, ऑटोमेटिक मिल जाते हैं. ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर कहेगी कि बाबू तुम बड़े हो गए हो, तुमको फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, नहीं. ऐसी कोई भी बात नहीं है. जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेने के बाद ही क्या होता है, ऑटोमेटिक फंडामेंटल राइट्स उसके पास आ जाती हैं. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं. ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट की जो आइडिया है ना, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. USA, United States of America. Means I mean to say that the idea of fundamental right is taken from the USA Constitution. Means हम लोग ये जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे देशों के संविधान को स्टडी करके तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है. यानी कि बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ के भारत के संविधान को बनाया गया है. ठीक है. तो जो फंडामेंटल राइट का जो सिस्टम है, जो प्रावधान है, ये अमेरिका ने सबसे पहले अपने कंट्री या अपने देशवासियों को दिया था. ठीक है. तो द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. यानी कि जो भारत में जो मौलिक अधिकार जो यहाँ के नागरिकों को दी गई है,
वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक है। भारत का जो भाग 3 है, भारत का जो भाग 3 पार्ट 3, ठीक है, भारत के संविधान का जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में ही फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद इसकी जो पूरी डिटेल बताई गई है वो है आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। यानी कि भारतीय संविधान कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जगह दी गई है, और किसमें? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 15 के बीच। इसीलिए पार्ट 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब भारत का अधिकार पत्र। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फंडामेंटल राइट की जो आइडिया है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसको जगह दी गई है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया यानी कि भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे इंडिया में जो फंडामेंटल राइट की जो आइडिया है वो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई ने प्रिपेयर किया था। कब? 1931 बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, एसवी पटेल। यानी कि जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले ही 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? इंडियंस को फंडामेंटल राइट की जो हार्ड कॉपी होती है वो इन्होंने बना करके तैयार कर दिया था। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है। यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये लिखा गया है किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। और सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 1931 में। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 1929 में लिख करके कंप्लीट कर दिया था। यानी कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट को लिखा, और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? इसको पूरे इंडियंस के सामने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के सिटीजन्स को 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट को इसने दिया है। अब हम क्या करेंगे? उस 6 टाइप के फंडामेंटल राइट को हम देखेंगे। The Indian Constitution given 6 types of fundamental right to all the citizens of India. The 6 fundamental rights are as follow. First, right to equality. Right to equality. ठीक है। Second, right to freedom. Right to freedom.
थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। नेक्स्ट, राइट टू रिलीजन, 5 नंबर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट, राइट टू constitutional remedies. There are 6 types of fundamental right given by the Indian Constitution. First, right to equality. Second, right to freedom. Third, right against exploitation. Fourth, right to religion. Fifth, cultural and educational right. And sixth, right to constitutional remedies. First जो है right to equality, ये है आर्टिकल 15 to 18, सॉरी 14 to 18। राइट टू फ्रीडम, ये है आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये है आर्टिकल 23 and 24। राइट टू रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये है आर्टिकल 29, 30। और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीड्स, ये है आर्टिकल 32। ठीक है, यानी कि जो राइट टू इक्वलिटी है ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, इसको डिस्क्राइब किया गया है वो आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसको आर्टिकल नंबर 23 और 24 में डिस्क्राइब किया गया है। राइट टू रिलीजन, इसको आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 में डिस्क्राइब किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को आर्टिकल नंबर 29 से आर्टिकल नंबर 30 के बीच क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और जो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, इसके लिए आर्टिकल नंबर 32 है। ठीक है, चलिए तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आप बस सुनते जाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला है राइट टू इक्वलिटी। इसका मतलब इक्वलिटी मीन्स क्या, समानता। इक्वलिटी मीन्स समानता, मीन्स समानता का अधिकार। तो इसके अंदर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि भारत के सभी नागरिक, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि भारत के सभी नागरिक कानून के नजरों में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, चाहे वे किसी भी कास्ट के हो, उनका जेंडर कुछ भी हो, वो किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो या इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, सभी व्यक्तियों के साथ एक समान अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी तो यूपी वालों को नहीं मिलेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इंडिया के जितने भी लोग हैं सब एक समान है, किसकी नजरों में, बिफोर द लॉ, कानून की नजरों में भारत के सभी लोग क्या हैं, एक समान है। इसीलिए इसको आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 में इसको बताया गया है। आपकी बुक में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, इसलिए हम भी ज्यादा डिटेल में इसको लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स
स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार इंडिया का कोई भी पीपल, कोई भी सिटीजन्स, ठीक है, वो सभी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन सभी को उनको फ्रीडम मिला है, सभी के पास स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र है तो किसी का हम मर्डर कर दें, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का क्या कर दें, मर्डर कर दें। हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम हम ना करें जिससे दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता क्या हो, फ्रीडम क्या हो, ब्रेक हो, है ना। हम इंडिपेंडेंट हैं, मान लीजिए हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे दूसरे को क्या हो रहा है, उसकी इंडिपेंडेंसी कहीं ब्रेक हो रही है, फिर भी हम क्या है, गिल्टी हैं, हम दोषी हैं, है ना। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये क्या कहता है, राइट टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशंस एंड थॉट। हमें अपने विचारों को या अपने अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करने की पूरी पूरी आजादी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया की जो मीडिया है ना, इंडिया की जो मीडिया मीन्स जो प्रेस है, उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत इंडिपेंडेंट किया गया है। तो जो इंडिया की जो प्रेस है वो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत ही इंडिया की जो प्रेस है या इंडिया की जो प्रिंट मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है। फिर एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि हम डीजे बजा के बहुत लाउड साउंड में गाना सुने, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको उस साउंड से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो बजा रहे हैं डीजे, लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्या हो रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में हम दोषी पाए जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने एक्सप्रेशंस और अपने थॉट को रिप्रेजेंट करने की पूरी पूरी आज़ादी है। इसके बाद इसी आर्टिकल में ये कहा गया है, इसी फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है, किसी व्यक्ति को किसी एक गलती के लिए एक ही बार पनिश्ड किया जा सकता है, बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको क्लास में कोई होमवर्क दिया, उस होमवर्क के लिए हमने आपको एक बार पनिश्ड कर दिया, लेकिन फिर जब दूसरे दिन हम क्लास में आते हैं तो उसी होमवर्क के लिए दोबारा आपको पनिश नहीं कर सकते हैं। पनिश कब करेंगे, जब उसी होमवर्क को हम रिपीट करके आपको देंगे तब। जब हम रिपीट करके नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हम बिफोर ए डे के होमवर्क के लिए आपको पनिश्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में ये दिया गया है कि जो भी गिल्टी होगा, जो भी पनिशेबल पर्सन होगा, उस पर्सन को 24 आवर्स के अंदर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन मीन्स क्या होता है, शोषण करना। एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण करना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसका मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो है ये आर्टिकल नंबर 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि हम किसी भी बच्चे को खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं। आप लोग मानव तस्करी का नाम सुने होंगे, है ना। मानव तस्करी में होता क्या है, या मानव तस्कर में होता क्या है कि पीपल्स को बेचा जाता है और खरीदा जाता है, पीपल को बेचा जाता है और खरीदा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 23 ये बैन करता है कि किसी भी पर्सन को ना तो हम खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि बिलो 14 ईयर्स, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन बच्चों के हम कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। काम मीन्स कौन सा काम, किसी फैक्ट्री में या फिर किसी होटलों में काम नहीं करवा सकते हैं। बट अगर इंडिया के सामने कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है जिसमें 14 ईयर्स के बच्चों को भी कंबाइन करना पड़े, तो उस कंडीशन में उन बच्चों को काम पे लगाया जा सकता है, लेकिन उनको किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। जैसे उनको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाएगा, उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंडिया के लिए कोई भी वेपन बनाने के लिए, कोई भी हथियार बनाने के लिए उनका यूज नहीं करेंगे। यानी कि आर्टिकल नंबर
23 और 24 कहता है कि हम ना तो किसी पर्सन को खरीद सकते हैं, ना किसी पर्सन को बेच सकते हैं, और ना ही किसी से जबरदस्ती हम काम करवा सकते हैं। कब? 14 ईयर्स के नीचे, 14 साल के नीचे, या किसी ऐसे व्यक्ति को हम बिना मजदूरी के, बिना उनको वेक दिए, बिना मजदूरी दिए उससे जबरदस्ती काम हम नहीं करवा सकते हैं। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन जो है वो आर्टिकल नंबर 25 से 28 में रखा गया है। इसमें क्या है, हम जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ते हैं इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक फीचर था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या? हमारे इंडिया में कोई एक धर्म को नहीं माना गया है, बहुत सारे धर्म को इंडिया में जगह दी गई है, ठीक है। तो उन धर्मों के वो मानने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए गवर्नमेंट उनसे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। वे सभी लोग अपने धर्म को मानने के लिए इंडिपेंडेंट हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी क्या है, स्वतंत्र हैं। कोई व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीन नहीं सकता, ये नहीं कह सकता है कि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि यहाँ पे सभी लोग अपने धर्म को आज़ादी के साथ मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जा सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मीन्स सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक मीन्स, अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये पूरी तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है। माइनॉरिटी ग्रुप मीन्स क्या? वैसे लोग जिनकी नंबर इंडिया में बहुत कम है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम क्या है, एज ए माइनॉरिटी। इंडिया में जो मुस्लिम है वो एज ए माइनॉरिटी है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये पूरी तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप पे बेस्ड है। इसमें ये कहा गया है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी स्टेप्स को एडॉप्ट कर सकते हैं जिससे उनकी कल्चर क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। या फिर जो उनका एजुकेशनल है वो अपने हिसाब से अपना एक अलग एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं और उसमें बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं मुस्लिम में क्या होता है, मदरसा होता है। तो मदरसे को इसीलिए इंडिपेंडेंट किया गया है क्योंकि वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट से इंक्लूडेड है। मींस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के हिसाब से जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ओपन कर सकते हैं और एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। इसको कहते हैं संवैधानिक अधिकारों का उपचार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि ऊपर के ये जो 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उन फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं हमसे छीना जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट को दोबारा से पा सकता है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, B.R. अंबेडकर। यानी कि भारतीय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कही गई है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, डिस्क्राइब है। मीन्स हम ये कह सकते हैं द आर्टिकल नंबर 32 इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज बाय डॉक्टर B.R. अंबेडकर। यानी कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सो आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझा। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।